हिंदू राष्ट्र कौन सा हिंदू राष्ट्र, कैसा हिंदू राष्ट्र? क्या हम सभी, अगर हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हम सभी हिंदू हैं, फिर इस नाम का कोई औचित्य नहीं रह जाता अलग से राष्ट्र बनाने की मंशा। और अगर आप अलग से राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो जब हम हिंदू की बात करते हैं तो आपके ये धार्मिक ग्रंथ तो बहुजनों को शूद्र दिखाते हैं, अछूत दिखाते हैं, तो हिंदू के नाम पे कितनी प्रतिशत जनसंख्या का राष्ट्र करेंगे? बाकी जो 85% जनसंख्या वो कहाँ जाएगी हिंदू राष्ट्र में? क्या उनको कोई अलग से राज्य दे दिया जाएगा, कोई अलग से जगह दे दी जाएगी? तो हिंदू राष्ट्र मुझे नहीं लगता कि ये जमीन पे रखी कोई हकीकत है, कोई वास्तविकता है। ये शब्दों में बहुत अच्छे हैं, शायद लोगों की जन भावनाओं को भड़काने के लिए, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए शायद इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन जब हम मीडिया से बात करते हैं, आप जैसे कि हम न्यूज़ चैनल को खोल के देखते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया को देखते हैं, तो वहाँ पे हिंदू मुसलमान और जिहाद और पता नहीं क्या क्या वहाँ पे जो जहर है वो घोला गया है। और कोई, मुझे इस बात में कहते हुए कोई संशय नहीं कि ये सब जो हालात पैदा करने वाले हैं ये मौजूदा सरकार ही ये हालात पैदा कर रही है। तो इन हालातों के चलते हुए कोई पढ़ा लिखा सक्षम व्यक्ति जो सोच समझ रखता है, जो इन मुद्दों की जान पहचान रखता है, वो कभी भी बीजेपी को वोट नहीं करेगा। 2024 का चुनाव, हालांकि भविष्यवाणी तो अगले 50 सालों की हुई है बीजेपी ने कि 50 साल तक हम राज करेंगे, लेकिन 2024 का चुनाव मुझे लगता है कि मौजूदा हालातों में उतने आसान नहीं होंगे बीजेपी के लिए। पार्टी सत्तारूढ़ कौन होगी ये तो इस बात पर निर्भर करेगा कि एक तो गठबंधन की बात भी है कि गठबंधन किस किस पार्टी के बीच में होता है, दूसरी बात ये भी है कि कौन सी पार्टी मौजूदा हालात में मुद्दों की बात करेगी। क्योंकि आज जो जनता है वो एक तरह से त्रस्त है। अगर मैं एम्प्लॉयज़ की बात करती हूँ, हरियाणा से मैं संबंध रखती हूँ, हरियाणा में जो एम्प्लॉयज़ फेवर के मुद्दे हैं, चाहे उसमें हम ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें या जो प्रोफेसर्स को मिलने वाले स्केल्स की बात करें, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि पिछले 2 साल से स्केल लंबित पड़े हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है, ना तो हमें कारण पता है कि विभाग इन बातों को जो है वो क्यों लंबित किए जा रहा है। दूसरी बात, ओल्ड पेंशन स्कीम जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा पूरे देश में बना हुआ है। नई पेंशन स्कीम से मौजूदा कर्मचारियों को बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब सरकारी नौकरी में कर्मचारी क्यों आएगा? अपने भविष्य को कहीं ना कहीं सेव करने के लिए ही आएगा। अगर उसको पेंशन की ही गारंटी नहीं है, अगर उसको ये गारंटी नहीं है कि कल को अगर वो नौकरी में नहीं रहेगा तो उसके परिवार को संभालने वाला, उसकी सेहत का ध्यान रखने वाला इतना पैसा उसको जरूर मिल जाए, तो ओल्ड पेंशन स्कीम अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और जितनी भी बीजेपी रन सरकारें हैं, चाहे उसमें हरियाणा की बात करें या हम दूसरे प्रदेशों की बात करें, तो वहाँ के कर्मचारी जो है वो लामबंद हो चुके हैं कि या तो हमें जो है वो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम में लाया जाए या फिर हम वोट की अपनी जो पावर है वो दिखाएंगे और हम बीजेपी को वहाँ से जो है वो हटा देंगे। और इसी तरीके से जो बीजेपी जिस तरीके से धर्म को उसने आज की डेट में अपना मुद्दा बनाया हुआ है, अगर हम वैसे भाईचारे की बात करें, अगर मैं किसी अपने दूसरे धर्म के साथी से मिलती हूँ तो मुझे कहीं परिवेश में ऐसा कोई जहर नहीं दिखाई देता। देखिए, विश्व गुरु मुझे लगता है कि राजनीति में ही कहीं ना कहीं विश्व गुरु हो रहा है। जो प्रोपोगेंडा रचा जा रहा है मीडिया के सहयोग से, मेन स्ट्रीम मीडिया के सहयोग से, जिस तरीके से एनडीटीवी में आवाज उठाने वाले रवीश कुमार जी को धता बताकर आज की डेट में कब्जा लिया गया, न्यूज़ चैनल को कब्जा लिया गया। अब ऐसे न्यूज़ चैनल तो आपके जो विकास की दर है उसको कितना भी करके आंक सकते हैं, लेकिन अब विकास तो हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है ना कि फल के जो जितने भी किचन के जो प्रोडक्ट्स हैं, फल सब्जियाँ, रोजाना इस्तेमाल किया जाने वाला गैस का सिलेंडर, वो सब बढ़ता चला जा रहा है, उस महंगाई की दर बढ़ती चली जा रही है। तो अगर विकास हो रहा है तो इतने टैक्सेस क्यों? फिर क्यों आम आदमी को उस बोझ तले मारा जा रहा है? जीएसटी भी हम लोग पे कर रहे हैं, सरकार हमारी सैलरी से भी टीडीएस काट लिया जाता है। तो अगर सरकार विकास कर रही है तो उस विकास में हमारी भागीदारी कहाँ है? ये सड़कें तो हमारे पैसे से बन रही है, तो बार बार हमें ही टैक्स क्यों पे करना पड़ता है? तो मुझे नहीं लगता कि जो सारा का सारा शोशेबाजी विकास की दिखाई जा रही है, असल में वो विकास का है, मुझे वो ढूंढना पड़े। यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाइए ना, पहले आप जाति खत्म कीजिए, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं तो सभी बराबर होना चाहिए, सभी बराबर होना चाहिए। आपने समाज को तो जाति में बांटा हुआ है और फिर आप बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, क्योंकि आप उसे अपने मतलब के लिए आप इस्तेमाल करेंगे ना। जिन आप धर्मों के व्यक्तियों पे उसे थोपना चाहते हैं अपनी यूनिफॉर्मिटी के नाम पे कि आप जो है वो अपने इन संस्कारों को आप मत मानिए, आप हिंदू धर्म के संस्कारों को आप पालना कीजिए, यही सब अच्छा है। तो इसी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जा रहा है। मुझे और तो कोई मंशा दिखाई नहीं देती। या तो जो बात चल रही है वो
सभी के लिए एक जैसे हक, एक जैसा मान सम्मान, एक जैसे अपॉर्चुनिटी के जो जरिए हैं वो पैदा किए जाएं, तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड में कोई जितना समझ में आ रहा है कांग्रेस पार्टी या जो दूसरी छोटी छोटी पार्टियां हैं, गठबंधन हो रहा है। कल भी मैं हरियाणा में एक रैली में थी जहां राजकुमार सैनी जी ने उत्तर प्रदेश की बहुत सारी पार्टियों को अपनी पार्टी में उनका विलय हुआ है, 7 पार्टियों का विलय हुआ है। तो अगर हम धीरे धीरे करके देखें तो मुझे लगता है कि हाँ, विपक्ष एक रूट मतलब होगा, एक जगह आएगा बीजेपी को हटाने के लिए। कह रहे हैं ये बिना दूल्हे की बारात है, कोई पता ही नहीं है नहीं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं माननीय राहुल गांधी जी की जो धीरे धीरे करके जो साख बढ़ती चली जा रही है, जिस तरीके से उन्होंने अपना जो एक यात्रा उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में आयोजित की, जिस तरीके से जनसमूह उमड़ पड़ता है और इनको अपनी रैलियों में पैसे दे के लोगों को बुलाना पड़ता है, खरीद के रैलियाँ, और कई जगह तो मीडिया से वो आपको पता होंगे कुछ टूल्स होते हैं ऐसे भीड़ दिखाने वाले, तो उन टूल्स का इस्तेमाल करके बीजेपी जो है वो बहुत जगह भीड़ जुटाने का काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि जो कुछ एक नेता हैं जो यंग नेता हैं या पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनकी साख को गिराने का एक हो सकता है षड्यंत्र हो सकता है, लेकिन बीजेपी असली में तो इतनी पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर रही। मैं आपको इस योजना के बारे में बताती हूँ। हालांकि मेरा संबंध तो महाविद्यालय से है, लेकिन ये आप जिस योजना की बात कर रहे हैं वो एक स्कूल की योजना है, सरकारी स्कूलों की योजना, जिसके तहत ऐसा किया गया है कि चिराग योजना बनाई गई। चिराग योजना में ये कहते हैं कि देखिए, अगर आप सरकारी स्कूल में आएंगे तो आपको पैसे खुद खर्चने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप अपने बच्चे को प्राइवेट किसी स्कूल में अगर आप देंगे तो वहाँ पे सरकार आपको जो है वो कुछ अमाउंट है 1100-1200 रुपये का कि हम इतने रुपये आपको पे करेंगे। अब धीरे धीरे इसके पीछे जो साजिश है वो क्या है कि सरकारी स्कूल खाली होते चले जाएंगे, सरकारी स्कूल में कोई भी दाखिला नहीं लेगा, प्राइवेट स्कूल में जाएंगे। अब प्राइवेट स्कूल के बहुत सारे निजीकरण की तरफ जा रहा है और फिर वो सरकारी स्कूल बंद कर देंगे। जब पब्लिक सेक्टर रहेगा ही नहीं तो आरक्षण तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। विरोध, बहुत विरोध हो रहा है, लेकिन बात वही है कि मीडिया उस विरोध को उभरने ही नहीं देता। बात जो है वो मैम एजुकेशन का जो स्कूल से संबंधित जो वहाँ के टीचर्स हैं या जो जन समूह है वो इसका पूरा विरोध करता है। अंदर ये पूरी बात है, सभी को इस चिराग योजना के बारे में पूरी तरह से समझ आ चुका है और बहुत जल्द मुझे लगता है कि जन आक्रोश फूट के सामने भी है। यहाँ मैं जोड़ना चाहूँगी कि देखिए, मैं अभी भी बात कर रही थी कि आज़ादी के 75 साल में हमें मिला क्या? 75 साल में हमें मिला शिक्षा का अधिकार, बहुजनों को शिक्षित होने का आज पूरा मतलब एक तरह से वो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ने लिखने के साथ वो दिमागी तौर पर सक्षम हुए हैं, अपना भला बुरा जान सकते हैं। अब अगर धीरे धीरे करके निजीकरण की तरफ जाएंगे, स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं होगा, लोगों को अपने खाने के लाले पड़ जाएंगे, तो क्या होगा? शिक्षा खत्म हो जाएगी। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी रिजर्वेशन का कोई चांस नहीं है, कोई उसको जगह नहीं दी गई है। तो लोग हर कोई पढ़ता क्यों है? पढ़ता इसलिए है ना ताकि वो कुछ खा सके, कुछ कमा सके। तो हम कहीं ना कहीं वो जो मानसिक एक जो रोजगार था, हम मानसिक से फिर दोबारा शारीरिक की तरफ जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं कि कुछ एक वर्ग जो है वो केवल शारीरिक श्रम तक ही सीमित हो जाए, वो मानसिक श्रम को वो ऑप्ट ही ना कर सके, वो इतने शिक्षित हो ही ना। साजिश को कैसे एक्सपोज किया जाए? इस साजिश को एक्सपोज, देखिए एक्सपोज तो ये हो रहा है क्योंकि राजनीति तो उसी को कहा जा सकता है जो समझ ना आए, जो लोगों को समझ आ जाए तो वो तो फिर राजनीति नहीं रही। मुझे इस बात का बेहद दुख है, चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है, अभी जो ये चाहते थे, ये पार्टी जो चाहती हैं मनुस्मृति को लागू करना, अगर इनकी वो मंशा संविधान की वजह से पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि संविधान को हटाना ये इतना आसान भी नहीं है कि हम कहें कि संविधान हटा दिया जाएगा, इतना आसान प्रक्रिया नहीं है। ये बहुत कानूनी, इसमें बहुत तरह की पेचीदा जो है वो पेच फंसे हुए हैं। तो आज अगर उनके ऊपर ये हमला हुआ है तो इससे हम बहुजनों को कहीं ना कहीं सचेत होने की ज़रूरत है कि अगर हम भी खुले में आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि हम तो लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसको देखते हुए उसके आगाज़ पे हम अपनी बात को खुल के अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, लेकिन अगर हमारे ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर, बहुजनों के ऊपर, बहुजन नेताओं के ऊपर इस तरह के हमले होने लगेंगे तो मुझे लगता है कि ये डराने धमकाने की एक साजिश है ताकि हम चुप होके बैठ जाए